नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग साइंस सीरीज में फिजिक्स का पार्ट 5 वीडियो देखेंगे, यानी कि क्लास 5 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है। तो श्रव्य सीमा जो ध्वनि की होती है मनुष्य के लिए वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, इसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है ना। एक होता है अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य ध्वनि यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होता है, अपश्रव्य वो कहलाता है। श्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब पराश्रव्य होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, वो पराश्रव्य कहलाता है। ठीक है, और ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक होता है ठोस में, ठीक है, सबसे अधिक होता है सॉलिड में, उसके बाद होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, सबसे कम होता है गैस में, यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है सॉलिड में यानी ठोस में, फिर द्रव, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि गति नहीं कर सकती है? ध्वनि जो है गति किस में नहीं करता है? तो ध्वनि है ना इस्पात में, वायु में, दूध में ये गति कर सकता है, यानी कि द्रव, ठोस और गैस में गमन करता है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। ये याद रखना है हमेशा कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। जो कि प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन करता है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट है कि एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। यानी कि एक सभागार यानी कि एक कमरा मान लीजिए हॉल, वहाँ ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिध्वनि, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन ये परिवर्तित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। एक माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति क्या होता है? तो ठोस से किसमें? गैसीय माध्यम में जाने पर क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, और तो जब जाएगा गैस तरफ यानी कि द्रव और गैस इस सब में क्या होगा? घटते जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गति होगा ठोस में। तो ठोस से जब गैस में जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ध्वनि की गति है घटती है। नेक्स्ट है हम दूसरों की ध्वनि तरंगों के डैश के कारण बगल के कमरों से हमसे बात करते हुए सुनते हैं। ठीक है, हम दूसरों की ध्वनि तरंगों के डैश के कारण, किसके कारण है? कि बगल के कमरों में बात करते हुए जो सुनते हैं, तो ये होता है किसके कारण? इसका विवर्तन के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक का शोर कर सकता है, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ को जमीन से गुजारा जाता है। इन ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इन ध्वनि को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। इंफ्रासाउंड मतलब कम आवृत्ति वाला ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की गति होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वायु में प्रकाश की गति पूछे तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये प्रकाश की गति होता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो वो कहा जाता है अनुरणन कहा जाता है ना, अनुरणन कहा जाता है। नेक्स्ट है सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो सोनार और एक होता है रडार। तो सोनार के हमेशा इसे याद रखना है, याद रहेगा। सोनार समुद्र के जो अंदर होता है ना, समुद्र के अंदर जो वस्तु या तो छुपी लुप्त हो गया कोई वस्तु, या तो
अंदर पानी में कोई भी चीज़ को पता लगाने के लिए पानी के अंदर उसे सोनार का प्रयोग किया जाता है ना। सोनार समुद्र यानी कि जल के नीचे का वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। रडार होता है वो वायु में होता है ना, हवा में जो होता है, यानी कि हवा में वायुयान का दिशा गति पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिस तरह से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे डैश कहा जाता है। जिस तरह से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है तो उसे पिच कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो ये किया जाता है अशांति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच किसके पर निर्भर करती है? तो ध्वनि का पिच जो है ये निर्भर करता है इसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया आवृत्ति। नेक्स्ट है कि एक ध्वनिक तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो समय के बारे में पूछा है कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी पहले निकालते हैं ना, दूरी कितना होगा? तो दूरी हो जाएगा 4, दूरी बराबर क्या होगा मालूम? पहले दूरी हो जाएगा, दूरी है इसमें 4 किलो क्या है? आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य जो है तरंगदैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्वनि का पहले वेग निकालते हैं ना, वेग निकालते हैं। तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है? तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा दे दिए और गुना आवृत्ति, आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 4 किलो हर्ट्ज। 4 किलो हर्ट्ज है तो इसे बदलेंगे मीटर में तो 1000 से गुना कर दीजिए, 4000 हर्ट्ज हो जाएगा ये। तो इसमें से 2 शून्य से एक ये और एक ये कटेगा, तो 4 चौक 16 और 2 शून्य है यानी कि 1600 मीटर हो गया ये चाल, है ना, चाल हो गया। ठीक है, और दूरी यहाँ दिया हुआ है कितना? 3.2 किलोमीटर। तो 3.2 किलोमीटर है तो इसको 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये मीटर में बदल गया यानी कि 1 शून्य हट जाएगा, 1 शून्य से ये दशमलव हट जाएगा यानी कि 3 2 32 और डबल 0। ठीक है, और ये हो गया कितना? दूरी, और दूरी बटे ये चाल जो है, चाल निकल गया 1600, तो 1600 से भागा दीजिए, 16 दूनी 32, तो 2 सेकेंड निकल जाएगा, है ना। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल हो गया। ठीक है, अब चाल कैसे निकाले थे? ध्वनि का वेग यानी कि चाल होता है वो होता है तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो तरंगदैर्घ्य ये था और आवृत्ति ये 4 किलो हर्ट्ज था, तो वो गुना करके हम लोग निकाल लिए थे चाल। ठीक है, तो इस तरह से दूरी बटा चाल हो गया, तो 3200 बटा 1600 हो गया, 2 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरती है? तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति कितना होता है? 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को कहा जाता है क्या मालूम? इसे कहा जाता है टोन कहा जाता है, स्वर, टोन कहा जाता है ना, स्वर। नेक्स्ट है कि ध्वनि निम्न में से क्या एक है? तो ध्वनि क्या है एक, है ना। तो ध्वनि इसमें से क्या मालूम? ध्वनि है यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना? ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का वेग क्या होता है? इसमें से कौन सा सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि, ये सही है। ठीक है, बाकी सर्दियों और गर्मियों में एक समान होता है, ये गलत है। मौसम पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है।
सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, ये गलत है। ठीक है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग। नेक्स्ट है कि ध्वनि की अनुभूति मानव मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक बनी रहती है, तो 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। नेक्स्ट है एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है। ठीक है, यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकेंड है तो स्रोत से, यानी कि स्रोत मान के चलिए ये है, ठीक है, स्रोत से सतह यानी कि यहाँ से टकरा के और फिर ये वापस आ जाता है। ठीक है, तो वापस यहाँ तक आता है जो, तो पूछा कि सतह से सतह की दूरी कितनी है, ये स्रोत से इसकी दूरी कितनी है, तो 3 सेकंड में क्या होता है, यहाँ से ये जाता है और ये वापस भी आ जाता है। यानी कि अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये 1.5 सेकंड में जो तय करेगा वही दूरी होगा। ठीक है, 3 सेकंड में तो क्या आता है, वो वापस भी आ जाता है, यानी कि इसका दूरी का दोगुना हो गया। तो इसका दूरी पूछा है तो इसको क्या है कि 3 गुना इसका करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इधर से आना जाना और आना दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका आधा से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 गुना 342 है ना, इसको आधा कर दीजिए, 342 का आधा कितना हो जाएगा 171। ठीक है, अब इसको गुना करिएगा, 7×3 51 और 1×3 513 मीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस। नेक्स्ट है कि 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में 420 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है कि 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा ये पूछा है यदि उसकी गति की किसी खास माध्यम में 420 मीटर प्रति सेकंड है। तो ध्वनि की इसमें पूछा है क्या, तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो देखिए एक सूत्र होता है ध्वनि की गति यानी कि v बराबर होता है n लेमडा। ठीक है, n हो गया कहाँ, क्या हो गया, ये आवृत्ति हो गया ना, n हो गया आवृत्ति को दर्शाता है और लेमडा हो गया तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो पूछा क्या है अपने से कि तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ये n इधर आ जाएगा v/n, यानी कि v कितना है, यानी कि गति कितना है 420 मीटर, वो तो देख लेते हैं, v/n हो जाएगा। पहले ये याद रखना है v/n होगा, तो v/n होगा, तो इसमें v कितना है 420 है। ठीक है, और n यानी कि आवृत्ति जो दिया है 820 दिया है। ठीक है, तो ये और ये गया और ये 2 से काटेंगे तो 21 ये हो जाएगा 41। ठीक है, 21/41 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए लगभग आधा है, 20 दूनी 40 यानी कि 1/2 है, तो यानी कि इसका आंसर होगा कितना, आधा होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, है ना, 0.52 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखना है ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सूत्र तो ये याद रखना हमेशा एक कि वेग बराबर होता है आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और गुना तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो ये याद रखना है, वेग बराबर क्या हो जाता है आवृत्ति, यानी n भी लिख सकते हैं या तो f लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी गुना n लेमडा, मतलब n लेमडा है, v बराबर n लेमडा होता है। ठीक है, तो n लेमडा हो गया और इसमें निकालना क्या है अपने को, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी दिया हुआ है जैसे 700। ठीक है, अब चाल निकालना, चाल बराबर क्या होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तो आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य करेंगे तो ये किलो हर्ट्ज में है, तो इसे 1000 से गुना करेंगे तो ये 3500 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, और गुना करेंगे इसका तरंगदैर्घ्य कितना है 0.1 मीटर, तो 0.1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 350 हो जाएगा, है ना। 0.1 से गुना करेंगे तो पॉइंट से ये चला जाएगा तो 350 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि चाल हो गया 350। ठीक है, और दूरी कितना है 700, तो 350 से इसमें भागा दे देंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि 350 दूनी 700 यानी कि 2 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 2 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका
रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस सीरीज में फिजिक्स का क्लास 5 होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।